चलिए देखिए नेक्स्ट, हमने अब तक बैलेंस शीट डिटेल देख लिया है, ट्रेडिंग देख लिया, P&L देख लिया। क्वांटिटेटिव डिटेल्स में ये आपसे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटेटिव डिटेल मांग रहा है। अगर एप्लीकेबल है तो आपको उसे फिल करना होगा। डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, शेड्यूल एस, एम्प्लॉयर की डिटेल आपको फिल करनी है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम, सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट अगर है तो जैसे हमने ITR 2 में फिल किया है, ITR 4 में फिलअप किया है, वैसे ही डेटा यहाँ पे फिलअप होगा। बिजनेस एंड प्रोफेशन में ये हमारे से बाइफर्गेशन मांगता है 44 AD, AE, ADA का, और इनकम्स जो अदर हेड्स की हैं उसका एडजस्टमेंट वो हमारे से करवा रहा है। इसका जो नेक्स्ट शीट है वो हमारे लिए काम का है। बैलेंस शीट आपने बना रखी है तो आपको एसेट्स पे डेप्रिसिएशन क्लेम करना होगा। एसेट्स पे डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए ये शीट 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। DPM, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, और दूसरी है DPA, डेप्रिसिएशन ऑन अदर एसेट्स। तो देखिए प्लांट एंड मशीनरी को इन्होंने 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ब्लॉक 15%, 30%, 40%, 45%। तो आप जनरल में 15% रेट लगती है, उसका फर्स्ट डे का ओपनिंग बैलेंस लिखिए। फिर ये आपसे पूछेगा क्या कोई एसेट्स आपने एडिशन की है जो कि ड्यूरिंग द ईयर 180 डेज या उससे ज़्यादा चली है, यहाँ लिखिए। अगर 180 डेज से कम एसेट चली है जो लास्ट ईयर आपने परचेज किया और 180 दिन से कम चली है, यहाँ लिखिए। तो देखिए कर्सर को 180 डेज से ज़्यादा चलने पर इस जगह लिखना है, 180 डेज से कम चलने पर यहाँ लिखना है। इसके बाद अगर आपने किसी एसेट्स को सेल किया है वो यहाँ लिख दीजिए। डेप्रिसिएशन अपने आप कैलकुलेशन होगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिटर्न ऑफ वैल्यू भी अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। और इसी तरह से इसी शीट पे डेप्रिसिएशन ऑन अदर एसेट्स में देखिए आपको सबसे पहले ब्लॉक जो दिया है वो ज़मीन का दिया है, इसको निल और रिटर्न ऑन वैल्यू फर्स्ट लिखनी पड़ेगी। देन बिल्डिंग का ब्लॉक दे रखा है जिसमें 3 रेट दिए हैं, 5%, 10%, 40%। 5% रेजिडेंशियल क्वार्टर्स फॉर वर्कर के लिए है, 10% ऑफिस बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, गोडाउन बिल्डिंग के लिए है, 40% टेम्पररी एस्टेब्लिशमेंट के लिए है। देन अगला जो ब्लॉक दिया है वो फर्नीचर का, जिस पे 10% की रेट एप्लीकेबल रहती है। इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इनके ऊपर 25% डेप्रिसिएशन रेट दिया है। शिप्स पे 20% का डेप्रिसिएशन दे रखा है। और इसमें भी जो डिटेल मांगी है वही है। ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ लिखिए। 180 दिन से लास्ट ईयर आपने कोई एसेट्स खरीदी, 180 डेज से ज़्यादा चली है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन इस जगह फिल कीजिए, 180 डेज से कम चली है तो इस जगह फिल कीजिए। अगर 3 और 4 ये जो ओपनिंग बैलेंस और एडिशन था इसमें से कोई एसेट सेल की है तो सेल जो कंसिडरेशन है वो आप यहाँ 5 नंबर पे नोट कर देंगे। अगर कोई नई एसेट्स खरीदी उसमें से सेल आउट हुआ है तो पॉइंट नंबर 8 में आप टाइप कर देंगे। देन डेप्रिसिएशन और इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ये अपने आप करेगा, एसेट्स का बैलेंस अपने आप कैरी फॉरवर्ड करेगा। DEP DCG सिर्फ आप व्यू कर सकते हैं क्योंकि टोटल जो स्क्रीन है वो ब्लू कलर्ड में है। इट मीन्स सारा इंफॉर्मेशन जो इससे पहले वाली शीट थी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन ऑन अदर एसेट्स, इससे आई है। कैपिटल गेन शीट 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट की गई है, देख लीजिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ए पार्ट, बी पार्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन,
दो पार्ट तो हेड वाइज हो गए। अब इस शॉर्ट टर्म के अंदर फिर से फर्स्ट पार्ट, मेरा 4 पार्ट में कहने का मतलब हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मेन हेडिंग हो गए। अब इसके अंदर के पार्ट देखिए। पहला पार्ट है फ्रॉम सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, फ्रॉम सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। इसके बाद ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट देखिए फ्रॉम स्लम्प सेल। थर्ड पार्ट देखिए सेल ऑफ इक्विटी शेयर। तो इनकी जनरल केस स्लम्प सेल वाला रूल नहीं अपने लिए एप्लीकेबल नहीं होता जनरल केसेस में। तो 1 नंबर हो गया लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ के लिए। और दूसरा हमारे लिए जो काम आने वाला हो सकता है वो है सेल ऑफ इक्विटी शेयर। फ्रॉम सेल ऑफ assets other than A1, A2, A3, A4, amount deemed to be short term capital gain। और जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जाएंगे तो वही वापस हैं सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ स्लम्प सेल, सेल ऑफ बॉन्ड्स डिबेंचर्स, सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज, sale of equity share in a company on which STT has been paid, from sale of assets where B1 to B9 above are not applicable, amount deemed to be long term capital gain। और इस कैपिटल गेन की फिलअप के बाद में याद रखिए इस शीट पर लास्ट में आपको ये बताना होता है कि ये जो अलग अलग हेड वाइज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, 4 शॉर्ट टर्म के हैं 3 लॉन्ग टर्म के हैं, ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको कौन सी तारीख को हुआ था, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। क्या ये 15 जून पहली एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट से पहले हुआ था, या 16 जून से लेकर 15 सितंबर के बीच में हुआ है, या 16 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच हुआ है, या 16 दिसंबर से 15 मार्च के बीच हुआ है कैपिटल गेन, या 16 मार्च से 31 मार्च के बीच में हुआ है कैपिटल गेन, ये आपको दिखाना होता है। इसके बाद अदर सोर्सेज शीट आप फिल करेंगे। ATG जो हम ITR 4 के समझ चुके हैं, इसमें 4 बाइफर्केशन है। 100% विदाउट क्वालिफिकेशन, 50% विदाउट क्वालिफिकेशन, 100% विद क्वालिफिकेशन एंड 50% विद क्वालिफिकेशन। ATT स्वयं के लिए, पेरेंट्स के लिए 6A के डिडक्शंस, 80C से लेकर 80U तक के डिडक्शंस। EI एग्जेम्प्टेड इनकम्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए GST में GST नंबर आपको फिल करने हैं, और एनुअल वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एज पर GST रिटर्न, जो भी वहाँ से टोटल है वो आपको फिल करनी है। पार्ट बी में TI टोटल इनकम और टैक्स ऑन टोटल इनकम वाली शीट पे देखिए सभी ब्लू स्क्रीन में है, सारे डेटा अदर शीट से फिल होके आएंगे। यहाँ आप अपना कंप्यूटेशन चेक कर सकते हैं। कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी जब करेंगे तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी पूरी कैलकुलेट करके बताएगा। इसी शीट पे नीचे की तरफ आपको बैंक डिटेल फिल करनी है, पॉइंट नंबर 13 पर नेम ऑफ बैंक और IFSC कोड। यहाँ आपको क्लिक करना होगा 14 नंबर पे, डू यू हैव एट द टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कोई आउटसाइड इंडिया के एसेट्स है, यस और नो आपको सेलेक्ट करना होता है। देन इनकम टैक्स शीट, BSR कोड, अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करवाया है तो चालान नंबर और BSR कोड आप फिल कीजिए। TDS की डिटेल में फ्रॉम सैलरी, अदर देन सैलरी, एंड लास्ट शीट है वेरिफिकेशन। खुद का नाम या जो फ्रंट में अपने पर आए जनरल इंफॉर्मेशन वो वहाँ से यहाँ आ जाएगा। फादर्स नेम फिल कीजिए,
सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव करता, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, जो भी एप्लीकेबल है उस पर क्लिक कीजिए। पैन नंबर अपने आप आएगा, यहाँ टाइप हो जाएगा। इनकेस अपने आप नहीं आता तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद में अगेन इस फॉर्मेट को भी, इस फॉर्म को भी आपको वैलिडेट करना है, एक्सएमएल को जनरेट करना है, और जो एक्सएमएल जनरेट होगी वो आप ऑनलाइन जाके अपलोड कर सकते हैं। तो ये था ITR 3 के बारे में इंफॉर्मेशन। क्योंकि समय का काफ़ी अभाव है, इस वजह से इसकी जो फिलिंग प्रोसेस है, इसमें जो डेटा एंट्री का ऑप्शन है वो मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। फिर भी मेरे ख्याल से आपको जितनी जानकारी मैंने दी है वो सफिशिएंट होगी, और आप लोगों को जो मेरे बताए गए फॉर्म्स हैं, ITR की जानकारी है, इनकम टैक्स की जानकारी है, वो आप लोगों ने पसंद की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू।